बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम बेला के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन गिरामी, आज सियासी सूरत हाल के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो पीटीआई ममनुआ फंडिंग के मामले के ऊपर इमरान खान को 23 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में तलब किया गया है और नाअहली के 2 रेफरेंसेस पर भी 18 और 24 अगस्त को समाअत की जाएगी। जबकि FIA की जानिब से भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर देखा जाए तो कानूनी मामलात के अंदर जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इस वक्त हॉट वाटर्स में नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर नजर दौड़ाई जाए दूसरी जानिब तो सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी मुतहर्रिक नजर आ रही है। आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेर सदारत PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ और तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे का फैसला किया गया है, जबकि कारकुनान 14 अगस्त का जश्न भी जलसा गाह में ही मनाएंगे। जबकि इसके साथ साथ एक और फैसला भी किया गया है कि हुकूमत मुखालिफ जारहाना हिकमत अमली अपनाई जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितनी मुतहर्रिक सियासी मैदान में है, क्या कानूनी मामलात में भी ये अपने आप को कानूनी मामलात से भी निकालने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि जो रेफरेंसेस हैं वो नाअहली के हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे गैर सियासी सूरत हाल की, यानी कि मईशत के ऊपर आज कुछ बात करेंगे। बात ये करेंगे, वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की जानिब से ये कहा गया है कि 3 माह तक हम दरामदात नहीं बढ़ाएंगे और दिवालिया का ख़तरा अब टल चुका है। लेकिन अच्छी खबर भी यह है कि अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी की ऑफ़र की गई है। यह कहा गया है कि सरमायाकारी की जाएगी। जबकि एक और अच्छी खबर यह है कि डॉलर भी इस वक्त नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नाज़रीन करामी, इस तमाम तर सूरत हाल को एक साइड पर अगर रखा जाए तो दूसरी जानिब नज़र दौड़ाई जाए अवाम के ऊपर, तो अवाम इस सारी सूरत हाल में अभी भी खासी परेशान दिखाई दे रही है। क्योंकि इस सारी सूरत हाल में अगर मईशत को देखा जाए तो एक तरफ महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है और दूसरी जानिब अवाम एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि कोई भी उनको पुरसाने हाल नज़र नहीं आ रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें कि अपने पैनल का मैं तारुफ करवाऊंगा। इस वक्त आसिफ बाजवा साहब हमारे साथ हैं, ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून से, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। इसके साथ साथ माहिर कानून हैं, कानूनी जो मामलात हैं उसके ऊपर राय लेंगे। जस्टिस रिटायर्ड रमज़ान चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तज्ज़ियाकार हैं और बड़े अच्छे तज्ज़िये मुख्तलिफ निजी TV चैनल्स पर हम देखते रहते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और सवाल मैं रखूँगा आसिफ बाजवा साहब की जानिब। आसिफ बाजवा साहब, किस तरह से देखते हैं इस तमाम तर सूरत हाल को? PTI का ममनुआ फंडिंग का मामला हो या तोशा खाना का केस हो, इलेक्शन कमीशन और FIA खासी मुतहर्रिक है, मुतमईन है अब तमाम तर इंतजामात से, तमाम तर तहकीकात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि तोशा खाना हो या फॉरेन फंडिंग हो या ममनुआ फंडिंग हो या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन का एटीट्यूड हो, आज हमने देखा कि क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो तरबियत पॉलिटिकल वर्कर्स की चेयरमैन तहरीके इंसाफ कर रहे हैं, क्या कोई दूसरा ऐसा इदारा है या कोई दूसरा पॉलिटिकल लीडर है जो ऐसे काम कर रहे हो? कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है कि लोगों में शऊर जो है वो अब आ चुका है और अवाम ये समझ चुके हैं, ये जान चुके हैं कि इमरान न्याजी साहब जब हुकूमत में थे तो वो सब कुछ दुरुस्त था, सब कुछ ठीक था। जब वो हुकूमत में नहीं है तो वो फॉरेन फंडिंग को या ममनुआ फंडिंग को या दूसरी इन्वेस्टिगेशंस को समझते हैं कि ये टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन जब आप उनके पुराने बयानात देखें, जब वो अपोजिशन में थे तो वो क्या कहते थे और जब वो गवर्नमेंट में थे तो वो क्या कहते थे, आज वो गवर्नमेंट में नहीं है तो क्या कह रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि आज हमें जरूरत है पाकिस्तान की नई नस्ल की तरबियत की। जिस तरीके से इमरान न्याजी साहब ने झूठे प्रोपेगेंडे किए, इल्जाम तराशियां की,
अगर गुज़िश्ता 3.5 साल उन्होंने डिलीवर किया होता अवाम को, लेकिन उन्होंने अवाम को डिलीवर नहीं किया। वो अपने जो मुआवनिन खुसूसी थे, जो स्पोक्स पर्सन थे, उनको शाबाशी देते थे कि आपने अपोजिशन की बेपनाह बेइज्जती की है और ये मेरा शेर आ गया है। और उसका नतीजा क्या निकला कि कल जब वो एक दरगाह पे गए तो लोगों ने, जो उन्होंने लोगों को तरबियत दी थी, वो लोगों ने उनके साथ ये सलूक कर दिया। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो 8 साल तक अकबर एस बाबर, जो इनके फाउंडर मेंबर्स हैं, जिनको ये सारी समझ है कि इमरान न्याजी साहब ने फॉरेन जो उनको रकूमात आती थी, या जब वो खुद वहां से जाके फंड्स इकट्ठे करते थे, तो सारी चीजें उनके इल्म में थी। लेकिन जब उन्होंने अपने एसेट्स, जो पार्टी के एसेट्स थे, जो जराए थे, उनको डिक्लेयर किया, तो वो सब के सब झूठ का पलंदा निकले। और ऐसे अकाउंट भी निकले जिनके ऊपर इमरान न्याजी साहब के अकाउंट ओपनिंग कार्ड पे उनके सिग्नेचर्स भी थे। और 14 कंपनियां ऐसी थी जिनका पता ही नहीं चल सका। 237 अकाउंट्स ऐसे हैं जो फॉरेन फंडेड हैं, और ममनुआ जो फंडेड थी उसके जमरे में आते हैं। मैं ये समझता हूं कि इमरान न्याजी साहब किसी भी तरीके से इस केस से बच नहीं पाएंगे, और वो यकीनन आइन और कानून की जद में आएंगे। और जो एक साकिब निसार साहब ने उनको झूठा सर्टिफिकेट जारी किया था सादिक और अमीन का, वो गलत साबित हो चुका है। और इमरान न्याजी साहब ना सादिक है, ना अमीन है, ना उन्होंने अपने वादे पूरे किए, ना उन्होंने जो बातें उन्होंने एक 14 अगस्त 2014 से जो उन्होंने ऑनवर्ड 126 दिन का एक कंसर्ट और डांसिंग प्रोग्राम डी चौक में किया था, जो बातें, जो सब्ज बाग, जो झूठ और जो यू टर्न उन्होंने वहां लिए थे, एक भी साबित नहीं कर सके। ना नया पाकिस्तान बना सके, नया रास्ते मदीना बना सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान न्याजी साहब के सामने नविश्ता दीवार है, और बहुत जल्द अवाम उनको बताएंगे। अभी ये जो इन्होंने एक फैसला किया है कि वो 9 की 9 सीटों से खुद इलेक्शन लड़ेंगे, तो मैं 100% ये समझता हूँ कि वो ये भाग जाएंगे, इस बात से भी वो यू टर्न लेंगे। और अगर वो ना लें तो फिर इनको पता चलेगा कि आटे और दाल का भाव क्या है। ये जो कहते थे कि मैं प्याज की कीमतों के मुतालिक गवर्नमेंट में नहीं आया, इनको पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट क्या है, अपोजिशन क्या है, झूठ का प्रोपेगेंडा क्या है। ये सब चीजें आवाम में इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, और आवाम को इस बात का इदराक हो चुका है कि इमरान न्याजी साहब ने आज तक कभी भी कोई चीज, कोई सच्ची बात अवाम के साथ नहीं की, अवाम के सामने नहीं की, हमेशा यू टर्न लिया है, और कभी भी वो सादिक और अमीन ना थे ना है। ठीक है। अच्छा, जस्टिस रिटायर्ड रमज़ान चौधरी साहब, आपकी जानिब मैं आऊँगा। कुछ कानूनी मामला जो हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसके ऊपर बात कर लेंगे। फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग दो अलग-अलग चीज़ें हैं या एक चीज़? सबसे पहले इसको एलेबरेट कर दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। अभी हमारे भाई आसफ बाजवा साहब बड़ी तफसील से जो इसके सियासी पहलू हैं, या इसके जो इखलाकी पहलू हैं इस फैसले के, या समाजी इसके जो नतायज निकल रहे हैं, उन पे वो बात कर रहे थे। वो बात आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी जी। तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने मैं चूँकि कानून का एक तालिब इल्म हूँ, सारी ज़िंदगी कानून के शोबे में ही गुजारी, बतौर वकील भी, बतौर जज भी, और बाकी ओहदों पे भी। तो आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने मुझे लीगल इश्यूज पे ही रखा, और ये आपकी मेहरबानी। तो मैं थोड़ा सा, अगर आप इजाज़त दें तो आपके नाजरीन की जो याददाश्त के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, ये दायर हुई थी एप्लीकेशन 14 दिसंबर सन 2014 में। सही। आप समझ गए ना, डेट थी 14 दिसंबर सन 2014 में। ये अकबर शेर बाबर साहब, जिनको अकबर एस बाबर हम वो के नाम से वो ज्यादा जाना जाता है, वो रहने वाले हैं E11 2 इस्लामाबाद के। उन्होंने ये एप्लीकेशन दायर की थी। वो PTI के फाउंडर मेंबर्स में शायद थे, या पुराने मेंबर्स में थे। तो उन्होंने बतौर मेंबर ये एप्लीकेशन 2014 में दी। इसके ऊपर जो इब्तदाई कार्रवाई शुरू की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने,
वो शुरू की जनवरी 2015 में। अब चूंकि बहुत सी चीजों को पॉलिटिकल रंग दिया जा रहा है, सियासी रंग दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ऊपर, उनके जो चेयरमैन है उनके ऊपर भी तरह तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि जब ये एप्लीकेशन दायर हुई थी 2014 में, उस वक्त तो ना ये इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन थे, ना इलेक्शन कमीशन के मेंबरान थे। उस वक्त तो और मेंबरान थे और चेयरमैन थे। किसी को क्या पता था कि ये कार्रवाई आगे बढ़ती 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 कहाँ तक जाएगी। और फिर आपकी याद दहानी के लिए और हमारे नाजरीन की याद दहानी के लिए, और इस दौरान में फिर इलेक्शन भी हुए, जनरल इलेक्शन, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट बनी और उस दौरान भी ये कार्रवाई चलती रही। फिर एक और टर्न आया कि अदम एतमाद की तहरीक आई, उनकी हुकूमत चली गई। उनकी हुकूमत जाने के बाद भी ये कार्रवाई चलती रही और अल्टीमेटली ये जजमेंट 21 जून 2022 को ये रिजर्व हो गई और अब इसकी अनाउंसमेंट हुई है। तो अनाउंसमेंट के बाद ये सारी फिर चीज़ें शुरू हुई हैं। तो जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि इसके कई पहलू हैं इस जजमेंट के, सियासी पहलू पे भी बात हो रही है, समाजी पहलू पे भी बात हो रही है, इखलाकी पहलू जो है उसके ऊपर भी बात सारे कर रहे हैं। तो चूंकि बहुत से दोस्तों ने, लोगों ने ये जजमेंट पढ़ी नहीं होती, ये कोई 68 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल जजमेंट है और इसके पीछे अगर आपको ये पता चले कि रिकॉर्ड कितना है जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पड़ा हुआ है, तो शायद वो कई बंडल्स होंगे। वो बहुत बड़ा वहां पे रिकॉर्ड है जो सारी पार्टीज दाखिल करती रही। तो हमारे जो सियासी मुबसरीन हैं, हमारे दोस्त, वो चूंकि सियासी बातें ही करते हैं, जो लीगल पहलूज हैं उनके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं जाती, उनकी स्टडी नहीं होती या उनका सब्जेक्ट नहीं होता, तो वो बात नहीं करते। इसलिए मैं थोड़ा सा आपके नाजरीन की ये उनके इल्म के लिए ये बता रहा हूँ कि ये केस कई साल चला और इसमें एक नहीं, इसमें दर्जनों बल्कि शायद सैकड़ों इसमें पेशियां हुई, जिसपे हर फरीक ने अपने जवाब दाखिल किए, अपने दस्तावेजात दाखिल किए, अपना जो भी उनका सबूत था, रिकॉर्ड था, वो दाखिल किया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली है क्या। ये फॉरेन फंडिंग केस, जिस तरह आपने सवाल किया कि फॉरेन फंडिंग क्या होती है, ममनुआ फंडिंग क्या होती है, ये बेसिकली है क्या। ये हमारा एक पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का। देखिए वो ऑर्डर भी 2002 का है। अब टेलीविजन पे ये भी बहसें हो रही हैं कि जनाब ये तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये बाद में आया, लॉज हमारे ऊपर कैसे लग गए, ये फलां लॉ तो बाद में पैदा हुआ, हमारे ऊपर कैसे लग गए। भाई ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, जो अकबर बाबर साहब की दरखास्त थी, वो सेक्शन 6 है, आर्टिकल 6 है पॉलिटिकल पार्टीज रूल ऑर्डर 2002 का। अच्छा, उसमें क्या है, उसमें मोटी मोटी 3 चीजें। एक चीज उसमें ये है कि जो भी कोई आदमी, जो भी कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बनता है, रुकन बनता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी के आइन के मुताबिक उसको एक मेंबरशिप फीस जमा करवाएगा, वो लाजमी उसने करवानी है। दूसरा, अगर वो मेंबर चाहे अपनी खुशी से, वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, तो वो अगर अपनी सियासी जमात को फंड देना चाहे तो वो दे सकता है। अच्छा, अगर वो देगा तो फिर पार्टी को क्या करना है। अच्छा, पार्टी को ये करना है कि जो भी उसके मेंबर्स उसको फंड दें या उसको मेंबरशिप फीस दें, उसका उन्होंने बाकायदा एक हिसाब किताब रखना है, उसका अकाउंट्स मेंटेन करना है, उसका सालाना ऑडिट होना है। सालाना ऑडिट होने के बाद आर्टिकल 13 के तहत इलेक्शन कमीशन में उसकी सालाना रिपोर्ट जानी है और इलेक्शन कमीशन उसकी छानबीन करेगा हर साल कि क्या वो जो असासाजात ये आपने डिक्लेयर कर रहे हैं वो प्रॉपर है, नहीं प्रॉपर, जो उनके रिपोर्ट आ रही है, उनकी जो ऑडिट रिपोर्ट, वो ठीक है कि नहीं। लेकिन उसी आर्टिकल 6 में ये मना कर दिया गया, यानी 2002 में ही ये ममानियत आ गई कि आप फंड्स लें, आप चंदा लें अपने मेंबर से, लेकिन आप किसी जो बैरूनी गवर्नमेंट है, जो फॉरेन गवर्नमेंट है, उससे आप चंदा नहीं ले सकते, वो मना है। इसी तरह उन्होंने कह दिया है कि जो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है, आप उससे भी कोई चंदा नहीं ले सकते। सही। और इसी तरह अगर कोई रजिस्टर्ड फर्म है या कोई पार्टनरशिप फर्म है तो आप उससे भी चंदा नहीं ले सकते। इसी तरह उसी आर्टिकल में ये भी कह दिया कि ये कोई ट्रेड यूनियन हो, कोई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई जिस तरह हमारी अंजुमन ताजरान होती हैं, ट्रेड यूनियंस होती हैं मुख्तलिफ महकमा जात की, या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशंस बनती है,
जिस तरह डॉक्टर्स की एसोसिएशन बन जाए, हमारी लॉयर्स की एसोसिएशन बन जाए, कोई भी इस किस्म की जो एसोसिएशन हो, उससे आप फंड से चंदा नहीं ले सकते। ये 2002 के ऑर्डर में इस बात रोक दिया गया, मना कर दिया गया। अब उर्फे आम में यह बात चल रही है जी ममनुआ फंडिंग, जी फॉरेन फंडिंग। अब अगर तो कोई जो फंडिंग आई है वो अच्छा, वो किस तरह आई है, मतलब वो डायरेक्टली आए, इनडायरेक्टली आए, थ्रू कंट्रीब्यूशन आए, थ्रू वो डोनेशन आए, या किसी और तरीके से, मतलब कैश कोई दे दे, वो भी डोनेशन है। अगर काइंड मतलब वो को पार्टी की खिदमत करता है, वो भी डोनेशन है। अगर पार्टी को कुछ स्टॉक्स देता है, वो भी एक तरह की वो पार्टी फंडिंग है, डोनेशन है। वो पार्टी के लिए जलसे का सामान देता है, इलेक्शन में फ्यूल देता है, अकोमोडेशन देता है, वो बिल्डिंग दे देता है कि पार्टी इस्तेमाल करे, वो गाड़ियां दे देता है। इलेक्शन आते हैं तो वो कहता है जी फ्यूल मेरी अच्छा, तरफ से, आप तेल अगर दे इसको दें। अगर इसको रमज़ान साहब, इसको अगर मुख्तसर करें तो हम ये कह सकते हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो डोनेशंस आती हैं वो डोनेशंस पार्टी सियासी तौर पर इस्तेमाल कर सकती है, इंडिविजुअल की डोनेशन इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने बड़े प्रोग्राम सुने हैं जिस दिन से ये फैसला है, ये रियलिटीज की बातें बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि वो जो पार्टी का मेंबर है वो जिस अंदाज से भी पार्टी को फंड देता है, वो कैश में देता है, काइंड में देता है, स्टॉक्स में देता है, हॉस्पिटैलिटी में देता है, और वो अकोमोडेशन में देता है, ट्रांसपोर्टेशन में देता है, फ्यूल में देता है, किसी और तरीके से जिस तरह भी दे। इन तमाम चीजों का पार्टी को हिसाब रखना होता है, और उसकी सालाना ऑडिट रिपोर्ट जो है वो जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके 2 माह के अंदर अंदर ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जस्टिस साहब, रुख करूंगा आसिफ बाजवा साहब का। आसिफ बाजवा साहब, आपने तमाम की तमाम गुफ्तगू सुनी जस्टिस रिटायर्ड रमज़ान चौधरी साहब की। उनकी जानिब से ये कहा गया है, बड़े तफसीली तौर पर इस चीज़ को उनकी जानिब से वाज़ेह किया गया है कि डोनेशन जो पार्टी को दी जाती है वो सियासी तौर पर या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। पहले इन तमाम चीज़ों के ऊपर आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? ये हमारे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। मैं भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ। चौधरी रमजान साहब का जब ये एडवोकेट थे, जब वकालत करते थे, जब ये इन्होंने मतलब हम उस वक्त से इनको जानते हैं, फिर ये फादल जय साहब रहे हैं, तो बड़ी उन्होंने डिटेल से बात की है। इनका बड़ा अदब है मेरी नजर में, इनका। लेकिन मैं ये करता हूँ, ये बिल्कुल इन्होंने बातें जो है बड़ी तफसील से बयान की हैं। लेकिन क्या अगर कोई इंडिया का शहरी पीटीआई को फंड करे, अगर कोई इजराइल का शहरी पीटीआई को फंड करे, अगर किसी कंपनी जो अमेरिका की कंपनी हो, जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हो, जो यूके की कंपनी हो, क्या वो पीटीआई को फंड कर सकती है? नहीं कर सकती, कतई तौर पे नहीं कर सकती। और जो फॉरेन से कोई फॉरेनर पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे भेजेगा तो वो प्रोहिबिटेड भी होगा और फॉरेन फंडेड भी होगा। और ये दोनों चीजें बट 8.5 साल तक इसको इन्वेस्टिगेट करते रहे, इसकी एविडेंस वो देते रहे, और अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने बेशुमार इल्तवा मांगे। उन्होंने 8 दफा ऑनरेबल हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि हमारी ये चीजें रोक दें, इनको स्टॉप करवा दें, लेकिन हर जगह उनको नाकामी हुई। 7.25 साल या 8 साल तक वो अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात का दिफा नहीं कर सके। और आज जो ईसीपी है, उन्होंने एक डिटेल ऑर्डर दिया है और उनके खिलाफ उनको जो शो काज दिया है और जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी हैं, उसकी बाबत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस बना के भिजवा रही है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला कोई वो पहले वाले 3 जज नहीं करेंगे। उसमें हमारी ख्वाहिश होगी, हमारी रिक्वेस्ट होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि उसमें वो फुल कोर्ट जो जजेस हैं उनको बैठाएं और फुल कोर्ट इसका फैसला करें, ताकि पाकिस्तान का ये एक तारीखी फैसला है और ये पाकिस्तान की सियासत का एक नई लाइनें बनाएगा कि क्या जो मर्जी हो
किसी भी मुल्क का जो हमारा दुश्मन मुल्क हो, वहां के लोग पाकिस्तान की पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकेंगे। ये बिल्कुल ठीक है। साबित हो इसी जाएगा इसी पॉइंट के ऊपर जस्टिस रमज़ान चौधरी साहब आपकी जानिब आऊँगा। दुश्मन मुल्क की बात की गई यासिर बाजवा साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि दुश्मन मुल्क का शहरी डोनेशन नहीं दे सकता। एक ये पॉइंट। दूसरा, अब इसके कानूनी मामलात को अगर देखा जाए तो इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि क्या मामला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली तक जा सकता है? बहुत शुक्रिया, यही बात मैं करना चाह रहा था, आपने मेरी बात काट दी। मैं तफसील से इसलिए बात कर रहा था कि हमारे जो नाज़रीन होते हैं वो बात अक्सर में वो कानून उन्होंने नहीं पढ़े होती, कानून की किताबें, यही हमारी बात ही सुन के वो कोई नतीजा करते हैं। तो मैं तफसील से बता रहा था। तो इसमें एक बात ये रह गई थी कि हनीफ अब्बासी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी थी इमरान खान साहब के पास खिलाफ। उसमें भी उन्होंने ये बात की थी ममनुआ फंडिंग की और फॉरेन फंडिंग, और उस पर एक जजमेंट आई थी 15 दिसंबर 2017 को, जो रिपोर्टेड केस है PLD 2018 सफा 189। अच्छा, उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह डायरेक्शन दी कि आप PTI की भी और बाकी पार्टियों के भी जो फंड है वो इस तरह अगर वो मेंबर के अलावा किसी ने दी है, किसी कंपनी ने दी है, किसी अदारे ने दी है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी ने दी है, तो वो आप उसका नोटिस लें और उनके खिलाफ एक्शन लें। तो वो फैसला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में जिक्र किया हुआ है। अब आपने बात की कि किसी दुश्मन मुल्क से वो पार्टी फंड ले सकती है कि नहीं, मैं कहता हूँ किसी दोस्त मुल्क से भी नहीं ले सकती। यानी दुश्मन से तो लेना बहुत ही बुरी बात है और उसके तो बड़े ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो किसी दोस्त मुल्क, अब सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा मुस्लिम मुल्क है, उससे भी नहीं ले सकती। UAE हमारा मुस्लिम मुल्क है, तुर्की हमारा मुस्लिम मुल्क है, मलेशिया हमारे इस्लामी ममालिक, हमारे ब्रदर्स कंट्री हैं, उनसे भी नहीं ले सकते। चाहिए जाए कि हम ऐसे ममालिक से लें, मतलब इंडिया आ जाए या इजराइल आ जाए या कोई ऐसा और मुल्क जिनके साथ हमारे वो रवाबत भी नहीं है, तो वो तो बड़ी बुरी बात है। अब इस केस में क्या निकला एट द एंड ऑफ डे, अब इलेक्शन कमीशन के फैसले का जो आखिरी सफात है, उन्होंने वो वहां पे वो बैंक वो अकाउंट्स दे दिए, उन मुल्कों के नाम दे दिए, उन्होंने कंपनीज के नाम दे दिए कि जी ये कंपनीज हैं, ये ममालिक हैं, ये वहां से जो फंडिंग आई है वो फंडिंग जो है वो ममनुआ है। आर्टिकल वो 6 जो पॉलिटिकल आर्डर 2002 का है, वो नहीं ली जा सकती थी, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग उन्होंने डिक्लेयर कर दी। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी अदालत में इसकी अपील जाए, कोई भी अदालत इसका फैसला जो ऊपर सुने, यहाँ ज़ाहिर अपीलें जाएंगी, तो ये हकायक नहीं जुटलाए जा सकते। जो हकायक रिकॉर्ड के ऊपर सफा मिसल के ऊपर आ गए, बैंक अकाउंट्स आ गए, कंपनीज के नाम आ गए, वो डॉक्यूमेंट्स आ गए, वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो लाखों की तादाद में डॉक्यूमेंट्स है जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में, और वो पूरा मेरा ख्याल अगर वो सामान लोड किया जाए तो शायद एक छोटा ट्रक उसका भर जाएगा, इतना मटेरियल अवेलेबल है। अब बहस इस बात पे होनी चाहिए कि ये तो बात सामने आ गई, इसमें तो वो इनकार भी नहीं कर रहे PTF वाले। वो कहते हैं आज ही फंडिंग तो हमने ली है, वो लेकिन वो कहते हैं हम ले सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इस पे तो मेरा ख्याल वो कोई ऐसी कह नहीं रहे कि हमने नहीं ली, ये तो साबित हो गई है बातें। जिस तरह अब रात का वक्त है, ये रात है, दिन का वक्त है दिन है, ये केस इस तरह साबित हो गया इलेक्शन कमीशन के सामने कि ये ममनुआ फंडिंग आई है, बैरून ममालिक से आई है, ये कंपनी से आई है, ये मल्टीनेशनल कंपनी से आई है, ये कारपोरेशन से आई है, ये जितने जराये से आई है वो जराये सारे गैर कानूनी है। अब अगला आपका सवाल है कि अब होगा क्या, क्या अब इसका नतीजा क्या निकलेगा। आपने कहा कि क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब जी बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन तक बात जा सकती है, पार्टी बैन हो सकती है, पार्टी का सिंबल वापस हो सकता है, पार्टी के वो लोग जिनके नाम इसमें आ जाएंगे, जो इसमें एक्चुअली पार्टिसिपेटर होंगे, उनके ऊपर पर्चे दर्ज हो सकते हैं। अब इसीलिए इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई ना। अब इन तमाम मामलात को फर्दर इंक्वायर करने के लिए केस FIA में चला गया है, ये नैब में भी जा सकता है, किसी और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास भी भेजा जा सकता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी हमारे जो मुल्की कवानीन है, जो इस पे अप्लाई करता है, यही तो उन्होंने लिखा है फैसले के एंड पे कि जो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है
वो तमाम जितने मुतलका महकमे हैं उनको इसकी नकल इरसाल करे, वो वफाकी हुकूमत को इसकी नकल भेजे और जो जो कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये तो सबूत आ गया, ये तो साबित हो गया कि जो फंडिंग आई है वो ममनुआ है, वो बैरून ममालिक से आई है। मैं फिर आपकी बात का जवाब देता हूं कि जो कहते हैं कि जी वो ऐसे ममालिक से आई है जो हमारे दुश्मन ममालिक है, ये दोस्त ममालिक से भी नहीं ली जा सकती, दुश्मन से तो बिल्कुल नहीं ली जा सकती। एग्जैक्टली ठीक है जी, तो आपका पॉइंट आ गया। मुझे माजरत के साथ आपको इसलिए इंटरप्ट करना पड़ता है कि हमारे पास वक्त काफ़ी महदूद होता है और तमाम तर हम कोशिश करते हैं कि जो मामलात हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर ली जाए। आसिफ बाजवा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब एक चीज़ तो जो जितनी अब तक गुफ्तगू हुई है, जस्टिस रिटायर्ड रमज़ान चौधरी साहब की जानिब से बता दी गई ये बात कि अब मामलात डिस्क्वालिफिकेशन तक जा सकते हैं और मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रही है कानूनी तौर पर। अब आ जाते हैं दूसरे इसके सिनेरियो के ऊपर। अगर PTI केसेस का फ़ैसला PTI के ख़िलाफ़ आता है तो मुस्लिम लीग नून के अपने भी तो केसेस हैं तोशा खाना के, फॉरेन फंडिंग के हवाले से। तो इस केस की फाइंडिंग्स और जजमेंट्स कल को अगर आपके पार्टी केसेस के ऊपर असरअंदाज होती है तो फिर क्या आपको इसके ऊपर एतराज़ तो ना होगा, या आप ये समझते हैं कि जो आपके केसेस हैं वो इस केस से मुख्तलिफ हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ECP ने जो फैसला किया है, इसके बाद उन्होंने एक मिसाल सेट कर दिया। ECP ने खुद मिसाल सेट कर दिया। क्या ये पॉसिबल है कि आज के इस जदीद दौर में अगर यही एविडेंसेस किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ हों या PMLN के खिलाफ हों या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हों या किसी दूसरी जमात के खिलाफ हों, तो फिर कैसे इससे अदरवाइज फैसला हो सकता है? यकीनन इसी तरीके से ही फैसला होगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि एट दिस मोमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात पे नहीं जा सकते, इस बात से वो बाहर भाग नहीं सकते कि 7.25 साल तक उन्होंने इस केस से बचने के लिए सरतोड़ कोशिशें की, भरपूर कोशिशें की, अपने वकला के जरिए पूरी एफर्ट की उन्होंने। जो वो रिलीफ नहीं हासिल कर सकते थे उसको भी हासिल करने की उन्होंने कोशिश की। तो मैं ये समझता हूं जिस तरह फादल रिटायर्ड जज साहब जनाब रमजान चौधरी साहब ने इसको बड़ा अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया है, मैं ये समझता हूं कि अगर आज के बाद कोई भी पार्टी, चाहे कोई अपोजिशन की पार्टी हो या हुकूमती पार्टी हो, अगर उसने खिलाफ वर्जी की होगी इलेक्शन एक्ट जो है उस किताब की किसी भी शिक से इनहराफ किया होगा, तो यकीनन वो कानून के दायरे में आएगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनको भुगतना होंगे और भुगतने पड़ेंगे। इससे पहले भी पाकिस्तान में मिसाल रही है, KPK की एक पार्टी थी NAP शायद, तो उसके ऊपर भी इस तरीके से जी, आसिफ बाजवा साहब से शायद राबिता मुनक़ता हुआ है। जस्टिस रिटायर्ड रमज़ान चौधरी साहब, आप मैं दोबारा से आऊँगा। बताइएगा, जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि हो क्या सकता है, इमरान खान साहब की एक बात मैं यहाँ पर कोट करूँगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो तमाम पार्टियाँ हैं, तमाम पार्टियों के केसेस का फ़ैसला एक साथ सामने आए फॉरेन फंडिंग के हवाले से। इसके ऊपर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या इस तरह करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा ये तमाम? और एक और बात, जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर अभी टाइम पीरियड को देखा जाए, 1 साल रह गया तकरीबन जनरल इलेक्शंस में, विद इन टाइम पीरियड ये तमाम तर जो PTI के मामलात हैं ये क्लियर होते नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। पहली तो बात जो है, जो इमरान खान साहब का मुतालबा है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के केसेस का भी फैसला होना चाहिए, ये मुतालबा तो उनका जायज़ है।
बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी और पार्टी के खिलाफ भी इस तरह के एलिगेशन है, जैसे मिलते जुलते इल्जामात है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तेजी से उसकी समाअत करके जल्दी से उसका फैसला करना चाहिए। जहां तक उनका यह मुतालबा था कि सबके फैसले इकट्ठे किए जाएं, तो मेरा ख्याल इसमें कोई ज्यादा वजन नहीं था, क्योंकि इनके खिलाफ जो दरखास्त है वो 2014 से जेर समाअत है। अब दूसरी पार्टीज की जो दरखास्त है या इल्जामात हैं वो शायद बाद के हैं मेरी इतलात के मुताबिक, तो इकट्ठे तो फैसले कभी भी नहीं होते। ये कहना कि मैं गलती कर रहा हूँ तो वो फलां जो गलती, मैं अगर चोरी कर रहा हूँ तो वो फलां भी तो चोरी कर रहा है, उनको भी पकड़े, पहले उनको सजा दे फिर मुझे दे, इस तरह नहीं होता। मुझे मेरे जुर्म की सजा मिलेगी, उसको भी उसके जुर्म की मिलनी चाहिए। ये उनका मुतालबा, इस हद तक मैं उसको एंडोर्स करता हूँ कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए जो उनके पास बाकी पार्टीज के केस है, किसी भी पार्टी का है, वो मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का है, किसी भी पार्टी का हो, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, इक़्तिदार में हो ना हो, वो असेंबली में हो ना हो, लेकिन उसके अगर ऐसे इल्जामात हैं तो जरूर उनके भी फैसले इसी तरह कानून और आइन के मुताबिक होने चाहिए। अब अगली बात जो आप कह रहे हैं कि जी क्या ये लॉजिकल एंड तक पहुंच जाएंगे, मेरा ख्याल है कि अभी चूंकि इलेक्शन में 1 साल बाकी है, तो ये इलेक्शन से पहले कि इनका फैसला भी अपने लॉजिकल एंड को पहुंचेगा और जो दूसरी पार्टीज के फैसले हैं वो भी अपने लॉजिकल एंड तक पहुंच जाने चाहिए। और इलेक्शन भी ज़ाहिर है 1 साल के बाद ड्यू हो जाएगा। अगर उस वक्त शायद कोई ऐसे हालात हो सकते हैं कि उसमें एक्सटेंशन भी बाज़ औकात हो सकती है, उसकी भी प्रोविजंस मौजूद है। जब वक्त आएगा क्या होता है वो तो उस वक्त देखा जाएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये इमरान खान साहब का मुतालबा दुरुस्त है कि बाकी लोगों के फैसले भी आइन और कानून के मुताबिक जितनी जल्दी मुमकिन हो वो होने चाहिए और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस उसके भी निकले वो होने चाहिए। अच्छा, एक बात चल रही थी तोशाखाना रेफरेंस की, जिसकी अब तारीख लगी हुई है। अच्छा, मेरे ख्याल में जो ये फॉरेन फंडिंग केस है या ममनुआ फंडिंग केस है, उसका तो चूंकि फैसला आ ही चुका है, उसके ऊपर जो फर्दर उसकी पेशरफ्त है वो मुतलका अदारों में शुरू हो चुकी है और तेजी से शुरू हो चुकी है और वो जल्दी अपने मंतकी इंजाम को पहुंचेगी। लेकिन ये तोशाखाना रेफरेंस बहुत खतरनाक है मेरे ख्याल में, और बहुत अहम भी है। ये वो है कि जो आप जब अपने असासाजात दाखिल करते हैं, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, तो उस वक्त आपको एक एक चीज का वहां हिसाब देना होता है। इवन आपके पास कोई अगर छोटी से छोटी भी चीज है जो मलकियत के जिम्मे में आती है या प्रॉपर्टी के जिम्मे में आती है, तो वो आपको बतानी पड़ती है। मगर अगर बैंक में आपका वो 50,000 का कैश भी पड़ा है ना किसी बैंक अकाउंट पे, आप वो मिस कर जाते हैं, आप नहीं बताते, तो वो भी आपके ऊपर वो कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स की दफा लगती है और वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तक जा सकती है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या है अल्टीमेटली देखें कि उनके जो बेटे की वो उनको तनख्वाह मिलनी थी कंपनी से, वो एक उनका असासा था। एग्जैक्टली अभी तक की गुफ्तगू से जस्टिस रिटायर्ड रमज़ान चौधरी साहब ये चीज़ साबित हुई है, ये चीज़ नज़र आई है कि जो मामला है पीटीआई के हवाले से कानूनी मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई देते हैं और पीटीआई हॉट वाटर्स में इस वक्त नज़र आ रही है। कुछ आगे बढ़ेंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर कुछ गुफ्तगू कर लेंगे। आसिफ बाजवा साहब, अब सवाल आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर और इत्तेहादी हुकूमत के ऊपर। पाकिस्तान की मईशत क्या गर्दाब से निकल चुकी है? क्योंकि जो वज़ीर ख़जाना है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अब दिवालिया का ख़तरा टल चुका है। क्या वाकई अब ये समझा जाए कि दिवालिया का ख़तरा तो टल गया है, अब आगे बेहतरी ही नज़र आएगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई बहुत ज्यादा है और अवाम जो है वो बहुत परेशान है। मईशत के मुतालिक भी ये रूमर्स थी कि शायद हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं और ये सारे का सारा मलबा जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों के सर के ऊपर डालने की कोशिश की गई। अब हमारे जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बारहा कह चुके हैं मीडिया के सामने कि डिफॉल्ट से हम बच चुके हैं। सही। लेकिन मैं थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड की तरफ जाना चाहूंगा कि किसी भी मुल्क के साथ या किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, जो एमओयू साइन होते हैं, वो अफराद के दरमियान नहीं होते, वो
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, स्टेट के साथ होते हैं, या IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक या इस तरह के जो दूसरे मालियाती इदारे हैं, वो इदारे गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जो इमरान नियाज़ी साहब को जब इस बात का पता चल गया कि उनकी अपनी जमात के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं उनकी नाकाम पॉलिसियों की वजह से, और उनके जो इत्तेहादी जमातें थी वो भी उनको छोड़ के जा रही हैं, तो इमरान नियाज़ी साहब ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की। जब उन्होंने बीइंग प्राइम मिनिस्टर हलफ उठाया था कि मैं जाती मुफादात के ऊपर हुकूमत के मुफादात को तरजीह दूंगा, ये उनका ओथ था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाती मुफाद की खातर, अपनी पार्टी को बचाने की खातर, अपनी सियासत को बचाने की खातर, अपनी हुकूमत को बचाने की खातर उन्होंने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की, और जो कंट्रैक्ट उन्होंने अच्छा राबिता, शायद दोबारा से हुआ है। बहुत सारे सवालात हैं जो अभी सामने रखने हैं, और इन सवालात के जवाबात भी बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा आसिफ वाजब साहब, आपने ये कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत, इसकी जो अभी माशी सूरत हाल है उसकी काफ़ी ज़िम्मेदार है। ये कहिएगा कि जैसे ही आपने हुकूमत संभाली और पंजाब की ख़ास तौर पर हुकूमत संभाली गई, जब हमज़ा शहबाज यहाँ पर आए तो उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 100 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी, लेकिन अभी जो गुज़िश्ता महीने के बिल्स देखे गए हैं उसमें ये बात सामने आई है कि 2 यूनिट के बिल के ऊपर भी ज़बरदस्त टैक्सेस लगाए गए हैं। 5 से 6 हज़ार रुपये का टैक्स लगाया गया है, टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन इंतहाई ज़ालिमाना तरीके से। आखिर इन तमाम चीज़ों से अवाम को रिलीफ कब मिलेगा सर? रिमेंबर कराना चाहता हूं कि जब हमजा शहबाज साहब ने बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ये एक इंतहाई कदम उठाया कि 100 यूनिट तक के लोगों को रिलीफ दिया गया कि उनका जो बिल है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब देगी, तो अपोजिशन पार्टी PTI जो है वो ECP के खिलाफ पास चले गए और वहां पे जाके एप्लीकेशन दी कि ये उन्होंने इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी की है। फिर इसके बाद वो हाई कोर्ट में चले गए, वहां पर भी इन्होंने कहा कि हमने एप्लीकेशन दी है ECP को। ठीक है। अच्छा, तमाम तर जो सूरत हाल है इसके ऊपर मुआशी माहिर भी हमारे साथ हैं, उनसे भी इसके ऊपर गुफ्तगू कर लेंगे। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कहिएगा, जो मईशत की मौजूदा सूरत हाल है, जो वज़ीर ख़जाना की जानिब से बयान दिया गया है, इंटरव्यू दिया गया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत अब गर्दाब से निकल चुकी है और दिवालिया का ख़तरा टल चुका है। बताइएगा, कहिएगा, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, 11 अप्रैल जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया है, अगर आप उस दिन के 3 माशी हकायक सामने रखिए तो पहली हकीकत आपको नजर आती है कि 10.4 बिलियन डॉलर के टोटल रिजर्व्स पड़े थे, यानी कि मुल्क के पास कोई 5 या 6 हफ्ते से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं थे। दूसरी हकीकत यह है कि कोई 5,000 अरब रुपए का, उससे ज्यादा का बजट का खसारा होने चला था, जो पाकिस्तान की 74-75 साल माशी तारीख में बुलंद तरीन था। तीसरी हकीकत यह है कि 50 अरब डॉलर का तिजारती खसारा होने चला था, दोबारा से, जो पाकिस्तान की पूरी माशी तारीख का बुलंद तरीन था। उस वक्त मुझे याद है कि जो आलमी मंडियों में पाकिस्तान के बॉन्ड्स बिक रहे थे, उसमें तकरीबन 50-51% का रिटर्न आ रहा था, और कहा यह जा रहा था कि जून की 30 तारीख तक पाकिस्तान भी एक श्रीलंका बनने वाला है। वो हकायक आप अगर सामने रखें तो अब आलमी मंडियों में हमारे जो बॉन्ड्स हैं उनकी कीमत में 10 से 12% बेहतरी आई है। आपने देखा कि अगस्त 2 का जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, उसके फौरन बाद रुपया जो है वो मजबूत होना शुरू हो गया, स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। तो आलमी मंडियों से जो इस वक्त पैगाम आ रहा है वो यही है कि पाकिस्तान जिस खतरे का सामना था उसको डिफॉल्ट होने का, वो खतरा टल गया। ठीक।
खतरा टल चुका है। ये कहा जा रहा है डॉक्टर फ़रूख सलीम की जानिब से, माहिर मुआशियात हैं और जो मुआशी मामलात हैं उसके ऊपर इनसे हम गुफ्तगू करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून से, जस्टिस रिटायर्ड रमज़ान चौधरी साहब माहिर कानून, कानूनी सवालात के जवाब आपने दिए, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फ़रूख सलीम मेरे मुआशियात हमारे साथ मौजूद थे और मईशत की सूरत हाल के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।